चलो जी, सीए फाउंडेशन के रिफ्रेशर बैच में हम लोग पढ़ रहे हैं आज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूनिट 1, यूनिट ए। ठीक है, बेसिक्स करते हैं, बहुत आसान है, फटाफट हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले डेफिनेशंस। ऑफर की डेफिनेशन, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी भावनाएं, विलिंगनेस सिग्निफाई यानी बताता है कुछ करने की या कुछ करने से अपने आप को रोकने की, यानी कि कुछ नहीं करने की, इस उद्देश्य से, विथ ए व्यू, इस उद्देश्य से कि मेरे उस करने या न करने के प्रपोजल पे सामने वाले की मैं क्या प्राप्त कर सकूं, असेंट यानी कि कंसेंट ऑब्टेन कर सकूं, तो समझ जाओ कि उस व्यक्ति ने क्या किया है, एक दूसरे व्यक्ति को ऑफर दिया है, यानी कि प्रपोजल दिया है। ऑफर और प्रपोजल एक ही बात है ना। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वर्ड उन्होंने यूज किया है वो है प्रपोजल, पर ऑफर प्रपोजल एक ही बात है। हाँ, ऑनलाइन सब बच्चों को प्रणाम, कृष्णा, लकी, यश, माली, चाहत, ग्रोवर, अंकुश, जैन, जो भी रोज ऑनलाइन रहते हैं, यश प्रणाम बेटा। चलो, प्रॉमिस की क्या परिभाषा है? तो बोले व्हेन एन ऑफर इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ प्रॉमिस। तो व्हेन द पर्सन जिसको हमने प्रपोजल दिया है वो सिग्निफाई यानी बता देता है क्या, अपनी कंसेंट उसके ऊपर, तो समझ जाओ कि प्रपोजल एक्सेप्ट हो गए। एंड व्हेन द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ प्रॉमिस। चलो, थैंकफुली अपने को मालूम है पिछले कई सालों से डेफिनेशन लिखने को तो नहीं आ रही है, इसलिए डेफिनेशन सिर्फ आगे पढ़ने में आसानी होगी, आगे के टॉपिक्स पढ़ने में आसानी होगी, इसलिए पढ़ना पड़ता है। ठीक, बाकी डेफिनेशन लिखने को नहीं आ रही। डिफाइन ऑफर, डिफाइन एक्सेप्टेंस, ऐसा थैंकफुली अभी तक आया, और आप ही जाए तो कोई दिक्कत नहीं, अपन ने डिटेल में एक बार पहले सब पढ़ रखा है। चलो, रेसिप्रोकल प्रॉमिस किसको बोलते हैं? मेरा प्रॉमिस तेरे लिए कंसिडरेशन है, तेरा प्रॉमिस मेरे लिए कंसिडरेशन है, तो वो दो प्रॉमिस जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन फॉर्म करते हैं उन्हें रेसिप्रोकल प्रॉमिस कहते हैं, है ना। मतलब तूने प्रॉमिस किया कि मैं 12,000 दूंगा और मैंने प्रॉमिस किया कि मैं 6 महीने तक लॉ पढ़ाऊंगा, तो मेरी प्रॉमिस कर, मैं प्रॉमिसर हूं और तू प्रॉमिसी है, और तू 12,000 देने का प्रॉमिस कर रहा है, तो 12,000 का तू प्रॉमिसर है और 12,000 मिलेंगे उसका मैं प्रॉमिसी हूँ। मैं यहाँ पे प्रॉमिसर हूँ, यहाँ पे प्रॉमिसी हूँ, तू यहाँ पे प्रॉमिसर है, यहाँ पे प्रॉमिसी है, तो जब दो प्रॉमिस एक दूसरे को किए जाते हैं तो वो रेसिप्रोकली तो हो जाते हैं। ये रेसिप्रोकल प्रॉमिस हुआ, और ये रेसिप्रोकल प्रॉमिस ऐसी तो एक दूसरे के लिए क्या फॉर्म करते हैं, कंसिडरेशन, लेन देन फॉर्म करते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल प्रॉमिस। सही है, इसी तरह से पढ़ा था अपन ने मैथमेटिकली, बहुत बढ़िया। अगला, प्रॉमिसर और प्रॉमिसी, जिस व्यक्ति ने प्रॉमिस किया, मतलब ऑफर देने वाला, अगर ऑफर एक्सेप्ट हो जाए तो ऑफरर प्रॉमिसर बन जाता है और ऑफरी प्रॉमिसी बन जाता है। ठीक, कंसिडरेशन किसको बोलते हैं? जब प्रॉमिसर की डिजायर पर प्रॉमिसी या एनी अदर पर्सन कुछ कर चुका है या नहीं कर चुका है, करता है या नहीं करता है, या प्रॉमिस करता है कि करूंगा अथवा नहीं करूंगा कुछ, कोई भी चीज, तो उसका वो करना या ना करना या प्रॉमिस करना सामने वाले की प्रॉमिस के लिए कंसिडरेशन है, यानी कि प्रतिफल है। बराबर है ना डेफिनेशन। अग्रीमेंट किसे कहते हैं? हर प्रॉमिस, और प्रॉमिस के अंदर क्या होते हैं, सेट ऑफ प्रोमिसेस, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, मतलब प्रॉमिस प्लस रेसिप्रोकल प्रॉमिस, और रेसिप्रोकल प्रॉमिस एक दूसरे के लिए क्या फॉर्म करते हैं, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस तो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन फॉर्म करते हैं। इसका मतलब एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस यानी कि कंसिडरेशन, प्रॉमिस कपल्ड विद कंसिडरेशन इज नोन एज अग्रीमेंट, या प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। तो सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर किसको बोलते हैं? रेसिप्रोकल प्रोमिसेस को ही तो बोलते हैं। लिखा है ना, आया, बहुत बढ़िया, उसको बोलते हैं अग्रीमेंट। और कॉन्ट्रैक्ट की क्या परिभाषा? 2H, अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। दंडनादन, बहुत आसान है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं? वो कॉन्ट्रैक्ट जो किसी एक पार्टी की इच्छा पे तो अवॉइड भी हो सकता है, लेकिन दूसरी पार्टी की इच्छा पे अवॉइड नहीं हो सकता। जनरली कोएर्शन, एंड इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन से जो कॉन्ट्रैक्ट्स इंड्यूस होते हैं वो वॉइडेबल होते हैं। बराबर, ऐसा। तो कॉन्ट्रैक्ट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज, देयर टू, मतलब वहां उस कॉन्ट्रैक्ट में, वहां पर, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स। अच्छा, यहाँ पर वन और मोर पार्टीज और इधर अदर और अदर्स, इसका क्या अर्थ है? हो सकता है इधर भी दो पार्टीज और इधर भी दो पार्टीज हो, या इधर भी एक पार्टी हो इधर भी एक पार्टी हो। तो इधर की दो पार्टीज जो अग्रीव्ड हैं उनके ऑप्शन पे तो अवॉइड हो सकता है, लेकिन इधर की पार्टीज के ऑप्शन पे नहीं, अथवा इधर की एक पार्टी के ऑप्शन पे तो अवॉइड हो सकता है लेकिन इधर की पार्टी के नहीं।
तो विच इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स, ऐसा कहना चाह रहे। अब आया, बहुत बढ़िया। वॉइड अग्रीमेंट किसको बोलते हैं? जो कभी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, जो एब इनिशियो यानी शुरू से ही वॉइड, उसको बोलते हैं वॉइड अग्रीमेंट, जो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। और जो एनफोर्सेबल बाय लॉ था लेकिन उसकी एनफोर्सेबिलिटी खत्म हो गई है, पहले वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, बाद में वो वॉइड बन गया है, शुरू से वॉइड नहीं, बाद में वॉइड बना है, ceases to be enforceable becomes void, then when it ceases to be enforceable becomes a void contract। यहां is है और यहां becomes है, ये खास इंटरप्रिटेशन है। बोलो आया, बोलो आया। कृष्णा प्रणाम बेटा। चल, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। पढ़ चुके हैं पहले हम ये, झट से बताना। वेजरिंग अग्रीमेंट, इलीगल अग्रीमेंट्स, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, याद आ रहा है? ये कुछ ऐसे अग्रीमेंट हैं जो अग्रीमेंट तो हैं लेकिन कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएंगे। वेजरिंग मतलब शर्त, इलीगल मतलब सुपारी देना किसी को मारने का, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड मतलब किसी को व्यापार करने से रोकना, और भी पूरी लिस्ट है वॉइड अग्रीमेंट्स की। तो ये वो अग्रीमेंट है जो अग्रीमेंट तक तो पहुंच जाएंगे। कैसे? ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, बाकी सारे एलिमेंट, फ्री कंसेंट भी, सब कुछ है, लेकिन फिर भी इनको लॉ ने क्या घोषित कर रखा है? वॉइड घोषित कर रखा है। तो ये वो अग्रीमेंट है जो वॉइड तो है, कभी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेंगे। ठीक, लेकिन मजे की बात, मैं आपको पढ़ाऊंगा और आप 12,000 रुपये दोगे 6 महीने तक, तो क्या आप और मैं दोनों अग्री हैं? और अगर एक बार अग्री हो गए और आपने पैसे दे दिए, मैंने पढ़ाना चालू कर दिया और बीच में 2 महीने बाद मना कर दिया, तो क्या आप कोर्ट में केस कर सकते हो मेरे ऊपर? तो ये अग्रीमेंट तो बना ही था हमारे बीच में, लेकिन साथ ही साथ एनफोर्सेबल बाय लॉ भी है, यानी कि एनफोर्सेबल बाय लॉ भी है और अग्रीमेंट तो था ही, तू भी अग्री, मैं भी अग्री पढ़ने पढ़ाने के लिए। तो अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट। तो जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया आपके मेरे बीच में, वो अग्रीमेंट है या नहीं है? है। लेकिन हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बने ये जरूरी, जो माँ बनी है वो औरत है ही है, पर जो औरत है वो माँ बनी ही ये जरूरी नहीं है। आया लॉजिक समझ में आया? सेकंड स्टेज पे पहुंचने के लिए पहली स्टेज अनिवार्य है। पहली स्टेज पे हो तो सेकंड स्टेज पे पहुंचोगे जरूरी नहीं है, लेकिन सेकंड स्टेज पे पहुंच गए हो तो पहली स्टेज से होके ही गुजरे हो, ये तो बाय डिफॉल्ट कॉमन सेंस की बात है। बोलो हाँ। तो सेकंड स्टेज कौन सी? कॉन्ट्रैक्ट के अग्रीमेंट? कॉन्ट्रैक्ट है ना। ठीक, ए पहले आता है कि सी पहले आता है? ए के बाद सी पे पहुंच गए तो सी में ए शामिल है ना, सी तक पहुंच ही नहीं सकते ए बने बिना। बोलो हाँ। ए बी सी बोलते हैं कि सी बी ए बोलते हैं? ए बी सी बोलते हैं। तो सी तक बाद में पहुंचे, पहले क्या हुए हैं? ए हुए हैं। ए फॉर अग्रीमेंट, सी फॉर कॉन्ट्रैक्ट, अग्रीमेंट होते हुए कॉन्ट्रैक्ट बने। तो ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स। बहुत है बढ़िया। शार्प। कॉन्ट्रैक्ट के प्रकार, भैरी जी बताइए। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी। एनफोर्सेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल, अनएनफोर्सेबल। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सारे एसेंशियल एलिमेंट्स मौजूद हैं। पढ़ाने का कॉन्ट्रैक्ट अपने बीच में हुआ 6 महीने 12,000 रुपया। ठीक। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो पहले वैलिड था, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो शुरू से जो पहले वैलिड था पर बाद में मैंने घोड़ा बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, 3 दिन बाद आके ले जाना, लेकिन 3 दिन बाद आप जब आए उसके 1 दिन पहले रात को घोड़े पे बिजली गिरी और घोड़ा मर गया, तो अब ये इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है। तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था लेकिन बाद में किसी कारण से वॉइड हो गया। वॉइडेबल, मैंने कनपट्टी पे बंदूक रख के आपसे ज्वेलरी खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, आप बाद में मुकर भी सकते हो, कोर्ट में जाके इसको अवॉइड भी कर सकते हो और चाहो तो बेच भी सकते हो कि ठीक है बेचना है। वॉइडेबल मतलब क्या? आपके पास ऑप्शन है, पर किसके पास? जिसके साथ गलत हुआ है, अग्रीड पार्टी के साथ। अग्रीड पार्टी के पास ऑप्शन है कि वो उसको अवॉइड भी कर सकता है, लेकिन मैं अवॉइड नहीं कर सकता। वॉइडेबल। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं? विच इज गुड इन ऑल द सेंस, जो पूरी तरह से वैलिड है, फ्री कंसेंट, पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, नॉट एनफोर्सेबल, सब कुछ है। एनफोर्सेबल वाला लॉ छोड़ के बाकी सब कुछ है अनएनफोर्सेबल है। क्यों? क्योंकि उसमें टेक्निकल डिफेक्ट है, साइन नहीं है, स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं की है, या रजिस्टर नहीं कराया है,
जैसे गाड़ी बेची लेकिन रजिस्टर के आरटीओ पे रजिस्टर नहीं कराया, तो बाकी सब तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट्स हैं, लेकिन जब तक रजिस्टर नहीं कराओगे तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। मकान बेचा लेकिन स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं की, तो वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। तो कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें कुछ फॉर्मेलिटीज रहती है, और अगर वो फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं करो तो वैसे तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन कोर्ट में एनफोर्स नहीं होगा। लेकिन जब आप वो टेक्निकल डिफेक्ट दूर कर लो, साइन नहीं करी थी साइन कर दो, स्टैम्प ड्यूटी पे कर दो, रजिस्ट्रेशन कराना था रजिस्ट्रेशन करा लिया, तो फिर बाद में वो ऑटोमेटिकली इनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है। वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, अनइनफोर्सेबल। और आखिरी है इलीगल। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, इलीगल अग्रीमेंट्स होते हैं। इलीगल अग्रीमेंट मतलब वही सुपारी उपारी दी किसी को मर्डर करने की, ड्रग्स वगैरह का धंधा कर रहे हैं, स्मगलिंग कर रहे हैं, स्मगलिंग का कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट हुआ है मेरे बीच में कि मैं तेरे को स्मगल किया हुआ सामान बेचूंगा तो बदले में 3 लाख रुपए देगा, तो ये सब इलीगल अग्रीमेंट्स हैं। आया, ये हो गया वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल और अनइनफोर्सेबल। क्लियर एकदम आया ना? बोलो, बहुत इजी चैप्टर है ना? दूसरों को टफ लेके आपको नहीं लगना चाहिए, है ना? अगला, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, बनता कैसे है कॉन्ट्रैक्ट? फॉर्मेशन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, दो मेन है। इसके अलावा तीसरा एक क्वासी है, चौथा टैसिट है, पांचवा ई है। पांचों पढ़ लेते हैं, देखो अपन ने पांचों लिखे यहाँ पे। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो एक्सप्रेसली बनता है, चाहे लिख के या बोल के, ओरली एक्सप्रेसली बनता है कि चल कॉन्ट्रैक्ट बनाते, बोले चल बनाते हैं। इम्प्लाइड जो पार्टीज की कंडक्ट से बनता है, बस स्टैंड पे मैं खड़ा था, बस आई, उसने भी कुछ नहीं बोला, मैंने भी कुछ नहीं बोला, मैं चढ़ गया बस में, मेरे को जहां जाना था वहां पहुंच गई बस, मैं उतर गया, तो उसने मुझे बिना कुछ कहे सर्विसेज दिए, तो मुझे भी बिना कुछ कहे पैसे देना है। ये बिना कॉन्ट्रैक्ट बनाया अपने आप कॉन्ट्रैक्ट बन गया, इम्प्लाइड हमारी कंडक्ट से। आया समझ में? कुली आया, कुली ने आपका सामान उठा लिया, आपने कुछ भी नहीं बोला, और कुली ने आपको रेलवे स्टेशन से उतार दिया, बाहर लाके रिक्शा पे आपका सामान उतार दिया है, तो आपको उसको पैसा देना पड़ेगा। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। आप ये नहीं बोल सकते कि ऐसे कोई बातचीत तो ही नहीं थी, इम्प्लाइड है भैया, देना ही पड़ेगा। दो। तीसरा क्वासी। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट वो है जो लॉ के द्वारा बनते, कंडक्ट से नहीं, लॉ से। बेस्ड ऑन डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, नो पार्टी शुड एनरिच एट द कॉस्ट ऑफ अनदर पार्टी। और इसके सेक्शन 5 है, 68, 69, 70, 71, 72, और पूरा चैप्टर है आगे। यूनिट जे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट नाम से अपने नोट्स में याद है, डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि अगर मैं किसी के घर पे सामान भूल आया हूं और वो सामान अगर यूज कर लेता है, तो ये बिना कॉन्ट्रैक्ट बनाए अपने आप ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा कि बाद में उसको मेरे को उस सामान की कीमत चुकानी पड़ेगी। वो ये नहीं बोल सकता कि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट तो था ही नहीं। और कंडक्ट भी नहीं आता, ना एक्सप्रेस ना इम्प्लाइड। बोले ना कंडक्ट है ना एक्सप्रेस है, ना इम्प्लाइड है ना एक्सप्रेस है, ये क्वासी है। क्वासी मतलब अपने आप बन गया है बाय लॉ। क्योंकि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ना बनेगा तो तू एनरिच हो गया 10,000 रुपए का गुड्स यूज करके, और मैं 10,000 रुपए से गरीब हो रहा हूं। एंड वन शुड नॉट गेट एनरिच एट द कॉस्ट ऑफ अनदर पार्टी। बोलो आया? बहुत सही, बनेंगे बेटा, लेकिन हमें बनना सीए है, सीए ही बनना है अपने को, सवाल ही नहीं। ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल। सही बात है, ये लाइन भी पढ़ी थी अपन ने। इलीगल एग्रीमेंट्स वॉइड है, पर सारे वॉइड इलीगल नहीं है। जैसे अग्रीमेंट इन डिस्टेंट ऑफ ट्रेड, ये वॉइड है, लेकिन ऐसा कोई अग्रीमेंट मैंने आपसे साइन करा लिया कि भाई आप मेरी कंपनी के अलावा कहीं और जिंदगी में कभी काम नहीं करोगे, तो ये वॉइड अग्रीमेंट है, आप इसको तोड़ सकते हो। लेकिन इस अग्रीमेंट को करने के लिए मेरे को जेल थोड़ी हो जाएगी। आया? तो ये वॉइड तो है लेकिन इलीगल। लेकिन जो इलीगल है, सुपारी दी किसी के मर्डर की, वो इलीगल है और वॉइड भी है। कल को वो पैसे लेके अगर मर्डर नहीं करे तो मैं केस नहीं कर सकता, क्योंकि वॉइड अनएनफोर्सेबल बाय लॉ है। ठीक, प्लस जेल अलग से जाना पड़ेगा इस तरह की सुपारी देने के लिए। तो सारे जो इलीगल है वो वॉइड है, लेकिन हर वॉइड इलीगल हो जरूरी नहीं है। गुस्सा बुद्धि में आसान पॉइंट, बहुत बढ़िया। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट और टैसिट, टैसिट और इम्प्लाइड एक ही होते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहीं पे भी किसी सेक्शन में टैसिट कॉन्ट्रैक्ट पाया नहीं गया है। फिर तो बोलिए टैसिट कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं, टैसिट शब्द का इंग्लिश मतलब वर्ड है, उसका हिंदी मीनिंग है मौन, चुप रहना। जो साइलेंस से क्रिएट हो जाते हैं अपने आप, वही कंडक्ट से। लेकिन फर्क सिर्फ इतना सा है कि बस बोला कुछ भी नहीं आपने मुंह से, तो जहां कुछ नहीं बोल रहे हो, बिल्कुल एकदम ही चुप रह रहे हो, समझ जाओ वो क्या है, टैसिट है। इसके 2 एग्जांपल दिए जाते हैं हमेशा किताबों में। एटीएम से पैसे निकालने से टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, और ऑक्शन सेल में सब चुपचाप रहते हैं, बस अपना प्लेकार्ड उठा देते हैं और सामने वाला अंत में बिड नॉकडाउन कर देता है जो हाईएस्ट बोली होती है बिना कुछ बोले। तो ये टैसिट के एग्जाम्पल माने जाते हैं। ऑक्शन सेल और एटीएम से पैसा विड्रॉल, ये 2 फेमस एग्जाम्पल इसके मार्केट में चलते हैं। एज सच टैसिट कॉन्ट्रैक्ट करके कोई कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं है, किसी भी सेक्शन प्रोविजन में ये वर्ड भी यूज नहीं है, इसको इम्प्लाइड में डाला है। इम्प्लाइड और टैसिट एक ही है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से देखो तो किस में जाएगा, ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में ही जाएगा। आया पक्का? हाँ। लास्ट ई कॉन्ट्रैक्ट। ई कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं?
जो इलेक्ट्रॉनिक मोड में बनते हैं, जैसे व्हाट्सएप और फेसबुक पे नहीं, फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे। वैसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे जो होते हैं वो भी ई बोल सकते हो, लेकिन वो ई इसलिए नहीं है क्योंकि वो तो लेटर या ओरल कम्युनिकेशन या रिटन कम्युनिकेशन का सब्सटीट्यूट है, बस इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का इस्तेमाल है। लेकिन ई कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर कौन से होंगे? अच्छा एक बात बताना मेरे को, आपने अपने दोस्त को व्हाट्सएप किया कि यार मेरे को 10 किलो गेहूं भेज दे, और वो आपके घर पे 10 किलो गेहूं भेज देता है, और आप वो जो पैसे लाया है, जो माल लाया है, उसको पैसे दे देते हो, क्या आप इसको ई कॉमर्स बोलोगे? नहीं मन करेगा ई कॉमर्स बोलने का, है ना? ये तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है, रिटर्न है, बस रिटर्न कम्युनिकेशन पत्र की जगह आजकल व्हाट्सएप चल गया है। ई कॉमर्स किसको बोलेगे? जब आप जोमेटो की ऐप से कुछ सामान बुलवाते हो, फ्लिपकार्ट की ऐप से, अमेजोन, मीशो, मिंत्रा की ऐप से कुछ बनवाते हैं, कुछ प्लेटफॉर्म होना, बीच में यूजर इंटरफेस होना, सर्वर होना, सर उसको अपन ई कॉमर्स बोलते हैं। तो ई कॉन्ट्रैक्ट आप समझ में आया? पहले पढ़ा था ई कॉन्ट्रैक्ट? हाँ, ये नहीं जो मैं बोल रहा हूँ ये नहीं सुना था, मजा आया सुन के? शार्प। और अब ज्यादा गली उतरी बात, हाँ ये ज्यादा सही है, बोलो हाँ। हाँ, तो वो जो व्हाट्सएप टेलीग्राम है, तो मियर सब्सटीट्यूट ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन, रिटर्न का सब्सटीट्यूट आजकल ये आ गया है। तो ई को ई कॉन्ट्रैक्ट बोलने के लिए, ई कॉन्ट्रैक्ट को ई कॉन्ट्रैक्ट बोलने के लिए कोई प्लेटफॉर्म तो होना ना बीच में, तो मजा आया बोलने का। बोलो आया? लॉजिकल बात, बाहर नहीं जानी चाहिए, वैसे जा रही है यूट्यूब पे। चलो हाँ, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। अब बोलो ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस क्या बनेगा? एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटेड किसको बोलते हैं? जिसका परफॉर्मेंस हो चुका है, दोनों पार्ट। एग्जीक्यूटेड मतलब जिसका परफॉर्मेंस नहीं हुआ है, बाकी है। अब ये भी दो तरह का है, एक पार्टी की तरफ से बाकी है तो यूनिलेटरल एग्जीक्यूटरी, और दोनों की तरफ से बाकी हो तो बायलेटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स। बहुत ही बढ़िया। अब मजेदार बात, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सर वंडरबुक और एमटीपी आरटीपी कर ली तो काम हो जाएगा क्या? ऐसा हर बच्चा हर बार पूछता है, लेकिन फिर भी काम नहीं होता है। इसलिए ये मत पूछो हमसे। काम तो देखो ऐसा है कि सिर्फ अपनी किताब कर लो और कोई एमटीपी आरटीपी नहीं करो तो भी हो जाता है। काम ऐसा है कि जो आपने बोला है वंडरबुक एमटीपी आरटीपी तो भी काम हो जाता है। काम ऐसा है जिसने सिर्फ क्लास में अच्छे से सुना है और सिर्फ उसके बाद एग्जाम देने चलेगा तो भी पास हो जाता है। अब पास होने के इतने सारे तरीके हैं दुनिया में, कोई एक फॉर्मूला नहीं है सेट की इसी तरीके से पास होता है। समझ रहे हो क्या बात को? वो ही गिलकी की सब्जी भरवा करके बनाते हैं मसाला स्टफिंग करके तो भी अच्छी लगती है, बिना रस्से वाली। वही रस्से वाली गिलकी बनाओ तो वो भी अच्छी लग जाती है। अब कोई उसके अंदर सरसों भी डाल देता है, थोड़ी सी खड़ी सरसों, कोई उसके अंदर क्या दी खसखस डाल देता है। हाँ, अब क्या है कि अच्छा एक आंटी जी, मेरे दोस्त की मम्मी ऐसे बनाती है, अपनी मम्मी ऐसे बनाती है, दूसरी दोस्त की मम्मी ऐसे बनाती है, और तीनों ही टेस्टी लग रही है सब्जी, और तीनों में मजा आ रहा है। आप समझो बात को, दुनिया में किसी भी एक चीज का सेट फॉर्मूला नहीं है, देर आर मेनी वेज टू सक्सेस। इसीलिए जो आपको सुटेबल लगे बेटा वो फॉर्मूला अपनाने का। जैसे ग्रामर वामर किसी बच्चे की बहुत अच्छी, बस क्लास में एक बार सुन लिया उसके बाद तो खुद से बना लेंगे सेंटेंस, तो उसको तो क्लास की सुनी हुई बातचीत के आधार पर ही पास हो जाएगा वो। तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। आ रही है बात समझ में? अब भूख पे भी डिपेंड करता है, सही बात है। हाँ सही बात है, करुणेंद्र जैसे मैं। चलो खैर, चलो फिर भी मोटा मोटा हिसाब किताब ये है कि वंडर बुक एमटीपी आरटीपी अगर कर ली है, मेन बुक से मेरे से सुन लिया है आपने, पढ़ाई कर ली है पूरी, और उसके बाद मॉक टेस्ट अगर दे दिए और रिफ्रेशर बैच पूरी कर ली, एक बार पूरा रिवाइज हो गया है, तो हो जाना चाहिए, फिर तो रुकने की स्कोप नहीं है। बस यही पेपर पूरा करके आना राजा कृष्णा, 100 मार्क्स का, चाहे कुछ भी हो जाए। मॉक टेस्ट कब से चालू होंगे? कब से चालू होंगे मॉक टेस्ट? हाँ, 1 2 3 3 मॉक टेस्ट होंगे, 1st 2nd 3rd सितंबर 2024। चलो, अभी तो आप बोले थे सर ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स, फिर आप बोल रहे हो ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स, ये क्या बात हुई? अरे बोले पूरा पढ़ो। वो सारे अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स हैं अगर वो फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, और विच इज नॉट एक्सप्रेसली हियरबाय डिक्लेयर्ड बाय लॉ इज वॉइड। ये 5 एलिमेंट जिसमें हो वो सारे अग्रीमेंट क्या बन जाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। और इन पांचों में से एक भी कम हो तो वो अग्रीमेंट अग्रीमेंट रह जाता है, वो कभी कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे ऑल का अर्थ सारे नहीं है, वो सारे अग्रीमेंट्स जो इन 5 एलिमेंट्स से युक्त युक्त सहित होते हैं उन्हें कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। कौन से 5 एलिमेंट्स बता दो एक बार जरा।
फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन और नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड बाय लॉ इज वॉइड। फ्री कंसेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट और नॉट डिक्लेयर्ड बाय लॉ इज वॉइड। क्या बनेगा इसका? इसका कुछ वो बनाओ ना यार, निमोनिक बढ़िया सा। फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, बनाना कुछ ना कुछ, FLLCM। चलो, इसके अलावा ये सब तो कुछ एक्स्ट्रा भी है इसमें, पर वो आगे कवर हो जाएंगे अपने इस चैप्टर के, तो कुछ आसान आसान से हैं। चलिए, अब क्वेश्चंस के बाद ये भी क्वेश्चंस के बाद, हाँ, कुछ ऐसे एग्रीमेंट जिनको लॉ ने एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड बाय लॉ अवॉइड कर रखा है, बताइए वो। ये सारे चैप्टर है ना, आगे मालूम है ना, फ्री कंसेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड बाय लॉ एज वॉइड। तो अपन ने अभी हेडिंग पढ़ ली सेक्शन 10 में, ये सारे एलिमेंट्स हैं, और ये सारे एलिमेंट्स किस में मौजूद होते हैं? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक, अब इनका विस्तार से वर्णन अपन कहाँ पढ़ेंगे? आगे एक एक चैप्टर है इसके ऊपर पूरा, आपको मालूम है अब तो। चलो, तो इलीगल अग्रीमेंट्स, अनसर्टन अग्रीमेंट्स, वेजरिंग अग्रीमेंट्स, ये कुछ ऐसे अग्रीमेंट्स हैं जिनको लॉ ने पहले से ही वॉइड डिक्लेयर कर रखा है। ठीक सर, सेक्शन नहीं लिखने पर कितने मार्क्स कटते हैं? शिव कुमारी पटेल ने पूछा। और लकी ने लिखा है, तेरा वो बेवफा होना भी ऊपर वाले को भा गया, देख तूने मुझे छोड़ा, देख मैं कहां से कहां आ गया। इसीलिए पास नहीं हो रहा है लकी, बस ये छोड़ देगा तो पास हो जाएगा। सेक्शन नहीं लिखने पे कितने मार्क्स कटते हैं? तो भाई सेक्शन नहीं लिखने पे एक कटेगा, मान लो, एग्जांपल दे रहा हूं, समझाने के लिए बोल रहा हूं, पर गलत लिखने पे दो कट जाएंगे। इसलिए गलत मत लिखना, आता हो तो श्योर हो तो लिखना, और नहीं आता हो, श्योर ना हो तो मत लिखना। वैसे ICAI ऐसा माना जाता है कि CA फाउंडेशन लेवल पे सेक्शंस एक्सपेक्ट नहीं करता है, नहीं भी लिखो तो चलता है। लेकिन फिर मजे की बात वही है, कंपैरेटिव चेकिंग मैंने जो आपको बताया था, अगर अपना कोई बच्चा लिख रहा है सेक्शन और कोई दूसरा नहीं लिख रहा है, तो एक बच्चे ने पूरा सही आंसर लिखा विद सेक्शन, दूसरे ने पूरा सही लिखा विदाउट सेक्शन, तो दोनों को अगर 5 में से 4 देंगे तो अन्याय हो जाएगा ना, जिसने सेक्शन लिखा उसके साथ। तो जिसने सेक्शन के साथ लिखा उसको 4 देंगे, तो न चाहते हुए भी जिसने बिना सेक्शन के पूरा सही लिखा उसको 3 देना पड़ता है। लॉजिक समझ में आया? अन्याय कैसे कर सकते हैं? मजा आया सुन के? इसलिए सेक्शन याद करना ही चाहिए, और मैं करवाता हूँ, वो भी तब जब लिस्ट दे रखी है बच्चों को, बना के पूरी मेहनत करके लिस्ट तैयार करके दे रखी है वंडर बुक में, तो फिर तो सेक्शन याद करना ही चाहिए जहां तक हो सके। और फिर मेन सेक्शन तो मैं आपको मार्क करवाई दूंगा बाद में, ये वाले तो रट के चले जाना, ये तो बहुत मेन सेक्शन है ना, लोड नहीं। हाँ अच्छा, फैल्कॉन बनाया था क्या अपन इसका? फैल्कॉन, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन वॉइड और वॉइडेबल आपको खुद से करना है, वॉइड और इलीगल भी खुद से करना है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या चीज है बताइए? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो बोले ये वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो ऑलरेडी बने बनाए होते हैं, इनको पार्टीज डेलिबरेटली ड्राफ्ट नहीं करती। 3-4 पॉइंट बोल दो इसके ऊपर, 5 पॉइंट बोलता हूं। ये कॉन्ट्रैक्ट्स पहले से ड्राफ्टेड होते हैं, इन्हें पार्टीज मिलकर ड्राफ्ट नहीं करती। दूसरा, ये टेक इट और लीव इट के फॉर्मेट में होते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता। तीसरा, ये जनरली लैंडिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी पहले से बना के रखती प्रिंटेड फॉर्मेट में, और सिर्फ पार्टीज के नाम की जगह खाली छोड़ी हुई रहती है, जिसको भर के साइन कर दिया जाता है। चौथा, इसमें जो कंपनी पहले से ड्राफ्ट करके रखती है ये वाले कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो कोई भी अनरीजनेबल क्लॉज या अनरीजनेबल पॉइंट ना लिखे, क्योंकि जनरली लॉ भी प्रिज्यूम करके चलता है कि सामने वाली पार्टी ये वाला कॉन्ट्रैक्ट कभी भी पूरा पढ़ती नहीं है। 4, और 5वां एग्जाम्पल है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लोन अग्रीमेंट्स, जिसमें कार लोन, होम लोन के कागज बने बनाए आते हैं। वो बंदा बोल देता है सर यहाँ साइन कर दो, और अपन वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बने बने कॉन्ट्रैक्ट पे जहां वो बोलता है वहां पे साइन कर देते हैं, और बस यहाँ पे अपने नाम की जगह होती है वो नाम लिख देते हैं, और ये कॉन्ट्रैक्ट अपने आप बन जाता है। 10 में से 9 बार सरकार भी जानती है कि कोई भी आदमी ये कॉन्ट्रैक्ट कभी पूरा पढ़ता नहीं है, बस जहां बोला है वहां साइन कर देता है। टेम्पलेट होता है, सही बात है लकी, वेरी गुड वर्ड, ये एक टेम्पलेट सेट होता है जिसको ऐसे कैसे आप चला देते हैं, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बोलो आया? मजा आया? 5 पॉइंट बोले इसके ऊपर, लिख पाएंगे आप कुछ ना कुछ अच्छे से? है धवल? बहुत बढ़िया। ये हो गया हमारा यूनिट A, A B C D
EFGHIJ, टोटल 10 यूनिट है अब जे तक के, जिसमें से ए हो गया है। हो गए, बढ़िया जा रहे हैं। और क्या, चलो अब है अगला यूनिट ऑफर। अब ऑफर से क्यों पढ़ रहे हैं, तो एक बार वो अपन इक्वेशन बना ले अगर बोलो तो, बोलो हाँ। तो इक्वेशन क्या थी, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस, फिर प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू अग्रीमेंट, और अग्रीमेंट enforceable by law is equal to कॉन्ट्रैक्ट। यहां तक पहुंचना रहता है अपने को, और यहां पहुंचने के लिए अपन इन 3 इक्वेशन से गुजरते हैं। तो शुरुआत किसकी होती है अगर कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचना हो, तो शुरुआत ऑफर से होती है, इसलिए ऑफर एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का। तो एक ऑफर नाम का चैप्टर तो बनता है, इस पे बात की जानी चाहिए। चलो कर लेते हैं ऑफर पे बात। लिख लिया बेटा, है ना? चलो ऑफर की डेफिनेशन ऊपर पढ़ के आए थे, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी इच्छाएं सिग्निफाई यानी बताता है कुछ करने या न करने की, इस उद्देश्य से विथ ए व्यू कि मेरे उस करने या न करने की इच्छा पर सामने वाले की मैं क्या ले लूं, क्या ऑब्टेन कर लूं, एसेंट यानी कंसेंट। तो समझ लो मैंने जो मेरी इच्छाओं का, अपनी इच्छाओं का प्रकटीकरण सामने वाले के लिए किया है, उसको बोलते हैं ऑफर। अब ये जो ऑफर है, स्प्रिंट है, कितने तरीके से दिए जा सकते हैं, 2, या तो कुछ करने का या कुछ एब्सटिनेंस यानी न करने का। करने का ऑफर 2 प्रकार से दिया जा सकता है, या तो शब्दों से या अपनी हरकतों से। शब्दों से फिर 2 प्रकार से दिया जा सकता है, या तो रिटर्न शब्दों में या ओरल शब्दों में। कंडक्ट मतलब हरकतों से, भाई मैं गया और मैंने जाके बस खड़ी कर दी किसी के सामने, और वो बस में बैठ गया, तो मेरा उसके सामने बस खड़ी करना इज ऑफर, और बस में बैठ जाना उसका एक्सेप्टेंस है। तो ऑफर कंडक्ट से भी दिया जा सकता है कुछ करने का, और ऑफर वर्ड से भी दिया जा सकता है कुछ करने का। और न करने का ऑफर हमेशा वर्ड्स में दिया जाएगा, न करने का कंडक्ट से दिया ही नहीं जा सकता है। तो उसके देखो, मैं चाहता हूं कि धवल अपनी गाड़ी मेरे घर के सामने पार्क न करे, ये ऑफर मैं उसको देना चाहता हूं कि धवल तो अपनी गाड़ी मेरे घर के सामने पार्क मत करना। अब ये ऑफर मैं कंडक्ट से कैसे दूंगा, ये बता दो बस, है? दे नहीं सकता ना। तो एब्सटेंस के ऑफर हमेशा एक ही तरीके से दिए जाएंगे, किसमें, वर्ड्स में। जबकि कुछ करने के ऑफर वर्ड से भी दिए जा सकते हैं और कंडक्ट से भी। लॉजिक समझ में आया? ये बाइफर्केशन सिर्फ आप सुन रहे हो पहली बार, बहुत बढ़िया। चल, तो न करने का ऑफर मैंने दिया, धवल तू अगर अपनी गाड़ी मेरे घर के सामने पार्क नहीं करेगा तो मैं तुमको 5,000 रुपये दूंगा। तो ये ऑफर किस चीज का है, कुछ करवाने का है, कुछ न करवाने का। गाड़ी खड़ी मत करना, ना कुछ न करवाने का ऑफर है, एब्सटेनेंस का ऑफर है। आया, बहुत बढ़िया। ये उसी के एग्जाम्पल है, ये एक्सप्रेस कंडक्ट वाले का एग्जाम्पल है। ये एक्सप्रेस का है वर्ड्स का, और ये कंडक्ट का। वर्ड्स में भी ये रिटर्न का है और ये ओरल का है। चलो, गाड़ी का कांच तोड़ के हाँ और वो इलीगल हो जाएगा ना बेटा, यश अच्छा बोला। गाड़ी के नीचे घर के सामने कोई दूसरी चीज लाके खड़ी कर दी, बड़ी सी कोई चीज लाके पटक दी, बड़ा सा पत्थर लाके रख दिया, पर वो ऑफर नहीं ना, सामने वाला समझ थोड़ी पाएगा आप चाहते क्या हो। उसमें पैसे देने का ऑफर कहाँ है, गाड़ी खड़ी मत कर, फिर मेरी तरफ से कंसिडरेशन क्या है वो कैसे मालूम पड़ेगा, आया? इसलिए बोले सर एक बड़ा सा पत्थर ला के रख दो और उसके ऊपर 5,000 के ऊपर रख दो, समझ जाएगा कि यहाँ पे पत्थर लगा मतलब गाड़ी खड़ी नहीं करनी, और ये 5,000 रुपये मुझे इस बात की ध्यान नहीं, नहीं ये तो बहुत एब्सर्ड है, रिडिकुलस है। वो तो न करने के जो कॉन्ट्रैक्ट है उनका ऑफर तो वर्ड से ही दिया जा सकता है, एब्सटिनेंस का उसका कभी भी कंडक्ट से नहीं दिया जा सकता है। कौन से वर्ड का मीनिंग नहीं आ रहा है मेरे से पूछ लो बेटा, गूगल करने के बजाय एब्सटेन मीन्स कुछ न करना, उसका नाउन फॉर्म एब्सटिनेंस। चल, है
क्रोम पे सर्च कर रहा है, क्यों, ऐसा क्यों? इनकॉग्निटो मोड पे चलो, ये भी पीछे बैठा है दूर चलो, वेल ऑफर कब कंप्लीट होता है ये बताओ? ऑफर का कम्युनिकेशन इज कंप्लीटेड व्हेन ऑफर कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू होम इट इज मेड। अच्छा, दो पार्टीज होती है ऑफर में, एक ऑफर और एक ऑफरिंग। बहुत बढ़िया। तो फोरबियरेंस शब्द का अर्थ है वही एब्स्टिनेंस, नहीं करना। देखो बता देता हूं आपको सिनोनिम्स। फोरबियर, एब्स्टेन, ओमिट, फोरबियरेंस, एब्स्टिनेंस, ओमिशन, ये सब का मीनिंग एक ही है, नहीं करना। रिफ्रेन, इसका नाउन फॉर्म नहीं बन रहा है, रिफ्रेनमेंट बनेगा पर मजा नहीं आएगा। नहीं करना या करने से रोकना, ये मीनिंग है। हाँ बहुत बढ़िया, मतलब एक दूसरे के सिनोनिम है और अलग अलग जगह यूज होते हैं ऐसा। ये जरूरी नहीं कि ये सारे बिल्कुल इंटरचेंजेबल हैं, मीनिंग तकरीबन सेम है लेकिन अलग अलग कंटेक्स्ट में यूज होते हैं। सही बात है। स्किप करना, हाँ, नहीं करना, छोड़ देना, स्किप करना। लकी सही बोला बेटा। चलो इसको बड़ा कर दो ना साइज को अपन इसका थोड़ा सा, बबलू यार, अब बढ़िया हो गया। एग्जाम में बादल बना के मत आना है ना, ऐसे बादल मत बनाना चलो, तो मैंने ऑफर दिया निखिल को पत्र लिख के कि क्या आप मुझसे ये पेंसिल 10,000 रुपए में खरीदोगे, और इसने अभी ऑफर खोल के पढ़ा ही नहीं है, तो अभी ऑफर कंप्लीट नहीं हुआ। ऑफर कब कंप्लीट होता है? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट व्हेन द ऑफर कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू होम इट इज मेड। ऑफर देने वाला इज ऑफरर और जिसको ऑफर मिला है वो ऑफरी, और ऑफरी अगर एक्सेप्ट कर ले तो वो क्या बन गया? एक्सेप्टर। ऑफरी और एक्सेप्टर एक ही बात है अगर एक्सेप्ट कर ले तो, और एक्सेप्ट ना करे तो फिर तो आगे की बात ही नहीं, बस दो ही लोग हैं, ऑफरर और ऑफरी। तो अच्छा, ये जो टोंगा लिखा है ना, टोंगा, ये टोंगा नहीं है, ये तांगा है। घोड़ा गाड़ी होती है ना तांगा, वो तांगे को इंग्लिश में टोंगा बोलते हैं। बेसिकली तांगा शब्द है ही नहीं हिंदी लैंग्वेज में, इंग्लिश वर्ड है टोंगा, और वो टोंगा को हमारे हिंदू मतलब हिंदी भाषा में अपन ने इसको क्या बोल दिया? तांगा। जैसे ग्लास वर्ड इंग्लिश में ग्लास, हमने हिंदी में उसको बोल दिया गिलास। गिलास, गिलास शब्द कुछ है ही नहीं ना, हिंदी भाषा का शब्द ही नहीं है। हमारे यहाँ तो एक ही शब्द है पात्र, पात्र में जल भर के लाइए, हम पीना चाहते हैं, ऐसा। कटोरी भी पात्र है, थाली भी पात्र है, चम्मच भी पात्र है, सब पात्र है हमारे यहाँ। ठीक, तो वो तो अलग अलग लैंग्वेज से आए, कोई उर्दू से आया, कोई फारसी से आया है, कोई इंग्लिश से आया, अलग अलग लैंग्वेज से वर्ड आते हैं। ऐसे ही हमारे हिंदी वर्ड्स भी बहुत सारे दूसरे लैंग्वेजेस में यूज होते हैं। चलो, वैलिड ऑफर के रूल्स क्या हैं? रूल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर, तो ऑफर वैलिड होना चाहिए, अरे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होना चाहिए। और कॉन्ट्रैक्ट किन चीजों से मिलकर बनाए? ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, इन चीजों से मिलकर बनाए। तो कॉन्ट्रैक्ट अगर वैलिड होना चाहिए तो कॉन्ट्रैक्ट जिन चीजों से मिलकर बनाए वो चीजें भी तो वैलिड होना चाहिए। अगर हलवा शुद्ध होना चाहिए तो हलवा जिन चीजों से मिलकर बना है वो आटा, पानी, शक्कर भी तो शुद्ध होना चाहिए। बोलो हाँ, दादी समझ में आया? तो अगर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होना चाहिए तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के जो एलिमेंट्स हैं वो एक एक एलिमेंट भी तो वैलिड होना चाहिए, तो उसके भी तो रूल्स अपने को पढ़ने पड़ेंगे। बोलो हाँ। तो व्हाट आर द रूल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर? सही है, अपना हलवा ही बनाते हैं हमेशा अपन। बहुत बढ़िया यश, आपको पसंद है हलवा? अभी खाएगा घर जाके जन्माष्टमी पे, बहुत दिन से खाया नहीं उसने यहाँ पे खाना अच्छा मिलता है? अच्छा मिलता है। चलो, वैलिड ऑफर के रूल्स। पहला, ऑफर ऐसा हो जिससे निखिल लोगों के बीच में लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो सके। पढ़ाओ, क्या बोल रहे हैं? ऑफर ऐसा होना चाहिए जिससे लोगों के बीच में लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो सके। पूछो कैसे? मैंने ऑफर दिया कि यश चल चल रहा है कि अपन पार्टी करके आते हैं। बोले सर पार्टी नहीं, पार्टी शार्टी करेंगे। मैंने कहा चल पार्टी शार्टी करके आते हैं। तो बोले ठीक है, फिर 2 घंटे से अपन वहीं मिलते हैं बार के बाहर। ठीक, और उसके बाद ये नहीं आया,
अगले दिन मैंने इस पे केस कर दिया ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कि ये तो आया ही नहीं, अभी केस कर सकता हूँ क्या मैं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो ऑफर था ये ऑफर ही वैलिड नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट कहां से बनेगा? क्योंकि ऑफर ही ऐसा नहीं है जिससे कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होती है। ये दोस्ती यारी और चल साथ में खाएंगे पिएंगे, ये कोई ऑफर नहीं आया समझ में, ये गलत ऑफर है। एग्जाम्पल है ना, मैं पीता हूँ ना आप पीते हो ना, पीने दूंगा। चलो शुद्ध की कालवा, हाँ लो बात समझ में आई क्या? ऐसा तो ऑफर कैसा हो? माँ ने बेटी को ऑफर दिया, बेटा तो पूरा होमवर्क कर ले टाइम से। मान लो बेटी भी बड़ी है, 21 साल की है और कॉलेज का कोई होमवर्क है, तो कॉलेज का काम पूरा निपटा ले तो मैं आज तेरे लिए पसंद का खाना बनाऊंगी, और फिर माँ नहीं बनाए तो बेटी माँ को सो नहीं कर सकती, क्योंकि ऑफर ही वैलिड नहीं। क्यों? क्योंकि इस ऑफर से लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं हो रही है, सोशल मॉरल ऑफर है, तो डोमेस्टिक ऑफर है। दूसरा ऑफर कैसा होना चाहिए? सर्टन, डेफिनेट, नॉट वेग, है ना। मैं तुझे 10 लाख रुपए दूंगा अगर तू मुझे घर कंस्ट्रक्ट करके देगा, ये तो वैलिड है, सर्टन है। मैं तुझे 10 लाख रुपए दूंगा अगर तू मेरे लिए कोई भी काम कर देगा, तो अब ये तो कोई भी काम कर देगा मतलब ये तो डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट है, वेग है। तो ऑफर कैसा होना चाहिए? सर्टन होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए। अच्छा सर्टन या डेफिनेट ना भी हो तो भी केपेबल ऑफ बीइंग मेड डेफिनेट या केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन हो तो भी चल जाएगा। मैंने कहा निखिल मैं तेरे को 10 तारीख को चावल बेच दूंगा उस दिन की मार्केट प्राइस पे, तो अभी तो प्राइस सर्टन नहीं है कि किस प्राइस पे बेचूंगा, लेकिन उस दिन की प्राइस भाव खुलेंगे, सुबह सुबह मार्केट में भाव खुलते हैं मंडी में, और उस भाव पे बेच दूंगा, तो कम से कम उस दिन वो प्राइस आज सर्टन नहीं लेकिन उस दिन सर्टन हो तो जाएगी ना। अभी सर्टन नहीं लेकिन केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन है, ये भी चलेगा। लेकिन जो ना सर्टन हो नहीं केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन हो, दोनों ही ना हो, वो वाला तो कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता, वो ऑफर ही वैलिड नहीं है। बोलो आया पक्का? हाँ बोलो। चल ये हुआ। दूसरा टेलर वर्सेस पोटिंगटन, मैं आपका घर 3 लाख रुपए में 3 साल के लिए किराए पे लेने के लिए तैयार हूं, अगर आप इसको मॉडर्न डिजाइन के हिसाब से, प्रेजेंट स्टाइल के हिसाब से और बढ़िया तरीके से क्या कर दो, रेनोवेट कर दो, हैंडसमली डेकोरेट कर दो। हाँ अब ये कैसा है? वेग है। ये आपको क्या लगा मैं इस पे आ गया हूं? नहीं, ऊपर वाला ही। एल ने ऑफर किया कि मैं आपका घर ले लूंगा 3 साल के लिए, अगर घर क्या कर दो आप, थरो रिपेयर, ड्राइंग रूम्स हैंडसमली डेकोरेटेड अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट स्टाइल। ये अग्रीमेंट बहुत वेग है कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना सके। क्यों? क्योंकि ऑफर ही वेग है। क्यों? क्योंकि इस ऑफर में आपने चीजें डिफाइन नहीं की है। हैंडसमली डेकोरेट, प्रेजेंट स्टाइल, थरो रिपेयर, ये चीजें डिफाइन नहीं किया जा सकती, इनको डिफाइन मतलब डेफिनेट नहीं किया जा सकता है। आया? चलो ऑफर का दूसरा रूल, तीसरा रूल, एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी, अभी पढ़ के आए। चौथा, ऑफर अलग होता है और इनविटेशन टू ऑफर अलग होता है। देखो इनविटेशन टू ऑफर मतलब 5 एग्जांपल और खत्म करेंगे फटाफट से। पहला, सुपरमार्केट में जितना भी सामान उन्होंने रख रखा है डिस्प्ले में, वो इनविटेशन टू ऑफर। ऑक्शन सेल में, ऑक्शन सेल कराने वाला वो जो सेटअप है पूरा ऑक्शनियर का, वो इनविटेशन टू ऑफर है। बोली लगाने वाले जो ऑफर देते हैं वो ऑफर है। कंपनी या किसी भी स्कूल या कॉलेज की जो प्रोस्पेक्टस होती है वो इनविटेशन टू ऑफर है, उसको देख के अपन एप्लीकेशन भरते हैं कि हमको शेयर चाहिए या फिर एडमिशन चाहिए, वो भी इनविटेशन टू ऑफर है। सब्जी वाला जो जोर जोर से चिल्ला रहा है वो क्या है? इनविटेशन टू ऑफर। फिर हम बोलते हैं कि भैया सब्जी दोगे क्या इतने रुपए में, वो ऑफर है। सब 5वां एग्जाम्पल, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट जो होता है वो भी क्या है? इनविटेशन टू ऑफर है। और हम जाके दुकानदार से माल खरीदते हैं, वो मांगते हैं, वो ऑफर है। और वो एक्सेप्ट करे ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ऑफर को एक्सेप्ट किया जाना कंपलसरी। एक्सेप्ट करने के बाद प्रॉमिस बनता है, एक्सेप्ट करने के पहले कुछ भी लीगल रिलेशनशिप या प्रॉमिस नहीं होता। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर में अंतर समझ में आया। दूसरा, मियर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन। मैंने कहा कि लोएस्ट प्राइस कोट, आपने पूछा कि व्हाट विल बी द लोएस्ट प्राइस जिस पे आप अगर चाहो तो ये पेन बेचोगे। मैंने कहा अगर कभी बेचा भी तो 10,000 रुपए विल बी द लोएस्ट प्राइस, इससे कम में तो नहीं बेचूंगा। तूने कहा ये 10,000 रुपए लोअर बेचो, मैंने कहा अभी नहीं बेचना है मुझे। बोले नहीं आपने बोला ना 10,000 में बेचूंगा। मैंने कहा वो ऑफर नहीं था, वो मियर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन था, कोटेशन था। अरे और इतने मात्रा से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन जाता। ऑफर कब होता? जब मैं यूं बोलता कि 10,000 रुपए में लेगा क्या, तब तो बोलता हाँ ये रखे रहे 10,000 रुपए अब दो, तब ऑफर होता और तेरा एक्सेप्टेंस होता। अभी जो मैंने दिया है वो सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन है, ऑफर नहीं है। और स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन ऑफर नहीं है तो तूने जो किया वो एक्सेप्टेंस नहीं है, और एक्सेप्टेंस नहीं है तो कोई प्रॉमिस नहीं है। प्रॉमिस कब बनेगा? जब तू ऑफर, मेरे स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन या इन्विटेशन पे टू ऑफर पे तूने कहा ये लो 10,000 रुपए बेचोगे क्या, और फिर मैं बोलूं हाँ बेचूंगा, तो मैं एक्सेप्ट करूंगा
ना कि मेरा ये प्राइस कोट करना कि 10,000 से कम में नहीं बेचूंगा। दिस इज नॉट ऑफर, दिस इज स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन। वैसे भी ऑफर किसको बोलते हैं? हाँ, बूट कैश केमिस्ट वाला केस याद है? दुकान के अंदर कुछ सामान रखा है डिस्प्ले में, अपन गए, अपन ने कहा भैया ये मेरे को चाहिए, दुकानदार ने कहा ये तो ऑलरेडी सोल्ड है और दूसरा आइटम मेरे पास नहीं है। उसने कहा नहीं नहीं, डिस्प्ले में रखा है मतलब ये तो ऑफर है। मैंने बोला तो दुकानदार ने कहा ये ऑफर नहीं, इन्विटेशन टू ऑफर है, और ऑफर तो आप दे रहे हो और जिसे मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। जब मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ तो कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। बूट कैश केमिस्ट वर्सेस फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन केस है। बम्पर हॉल पेन यही है, जगह थी वो। बम्पर हॉल पेन वाज अ प्लेस, पेन नहीं। हाँ, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पेन नहीं, बम्पर हॉल पेन, PENN। तो वो जगह थी वो बेचने की। हमने जो हमने क्या दिया था? लोएस्ट प्राइस बताई थी। ये क्या केस का नाम क्या था इसका? हाँ, बहुत बढ़िया सा नाम था, हार्वे वर्सेस पेसी था। मेरे को वैसे लग रहा है, क्या पता। चलो, इफ यू गिव योर हैंड टू समवन एज ए हेल्पिंग हैंड देन यू आर हैंडसम। लकी दिए जा रहा है बत्ती जब से, ज्ञान बढ़ाया जा रहा है। बात तो सही है। खैर चलो, ऑफर कैसे होना चाहिए? तो बोले ऑफर स्पेसिफिक भी हो सकता है और जनरल। जब एक स्पेसिफिक व्यक्ति को या स्पेसिफिक ग्रुप को दिया जाए उसको बोलते हैं स्पेसिफिक ऑफर। मैंने बैंड ऑफ बॉयज को, BTS को अगर ऑफर दिया है तो वो स्पेसिफिक ग्रुप को दिया है। यश, हाँ हाँ, एक बार दाढ़ी मूछ बनवा के दो। नहीं, कोई दिन नहीं। चलो ठीक है फिर। नहीं नहीं, अब वो तो क्या है, अपन जिस आंखों से देखे ना सामने वाला, हर कोई वैसा लग सकता है सर। हर गोरा गोरा आदमी दुबला पतला। ये हाँ। चलो, मजाक की बात है। तो अगर मैंने BTS को ऑफर दिया तो वो स्पेसिफिक व्यक्ति है, स्पेसिफिक ग्रुप है, तो भी स्पेसिफिक ऑफर। और अगर मैं धवल को ऑफर करूं स्पेसिफिकली तो वो भी स्पेसिफिक है। लेकिन अगर मैं जनरल ऑफर दूं, जो मेरा कैलकुलेटर ढूंढ के लाएगा उसको 50 रुपया, तो ये जनरल ऑफर है। जनरल ऑफर में ऑफरी कोई भी हो सकता है, मेरे को पता नहीं रहता ऑफरी कौन है, पूरी जनता ही ऑफरी है। उनमें से जो एक्सेप्ट कर लेगा वो एक्सेप्टर हो जाएगा और अंत में उसके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। आया समझ में? आया? बहुत बढ़िया। अच्छा, ऑफर का अगला रूल क्या है? ऑफर क्या होना चाहिए? कम्युनिकेट होना चाहिए। आपके मन में ऑफर है, मेरी इच्छा हो रही है कि मैं निखिल को बोलूं कि मेरे से पड़ेगा क्या, पर मैंने बोला नहीं। फिर 10 साल बाद निखिल आया, मैंने कहा क्या कर रहा है बेटा? बोले सर नॉर्मल काम कर रहा हूँ, एक नॉर्मल सी जॉब है छोटी सी, किसी दुकान पे, किराने की दुकान पे सामान निकाल के देता हूँ। मैंने कहा बेटा CA नहीं बन पाया? बोले सर आपने पढ़ाया ही नहीं, तो कैसे बन पाया? मैंने कहा बेटा मैं तो पढ़ाने को तैयार था, तूने हाई नहीं बोली। बोले सर आपने कब बोला? मेरे को ऑफर नहीं दिया। मैंने कहा मेरे मन में ऑफर था, तेरे को समझना था। वैसे क्या पगला रहे हो? मन में ऑफर था तो मुंह से बोल देता ना, मैं तो रेडी था आपसे पढ़ने के लिए। बोलो हाँ। तो बोले तो क्या हुआ? मन का ऑफर भी वैलिड ऑफर होता है। बोले नहीं नहीं, ऑफर क्या होना चाहिए? सामने वाले को कम्युनिकेट हो भाई, चाहे कंडक्ट से करो, चाहे रिटर्न वे में करो, चाहे ओरल वे में करो, पर कहीं ना कहीं ऑफर क्या होना चाहिए? कम्युनिकेट होना चाहिए। बहुत बढ़िया। हाँ, कार्ली वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल आएगा, वो भी आएगा यश आगे। यहाँ पे भी लगा सकते हैं स्पेसिफिक ऑफर, जनरल ऑफर में भी। ठीक है, अगर कम्युनिकेट ही नहीं करोगे तो नहीं ऑफर हो सकता और नहीं इसका एक्सेप्टेंस। अगला, ऑफर जब भी दिया जाए सामने वाले की कंसेंट लेने के लिए। कभी ऐसा हुआ किसी ने किसी लड़की को प्रपोज किया, आई लव यू बोल के, विल यू मैरी मी, और मन ही मन सोच रहा हो कि हे भगवान बस ये मना कर दे, कहीं हाँ नहीं कर दे। ऐसा करता है क्या कोई? और अगर मना ही चाहिए आपको, उसको सामने वाले की हाँ नहीं चाहिए, तो आप प्रपोज ही क्यों कर रहे हो? बोलो हाँ। तो ऑफर जब भी किया जाएगा सामने वाले की कंसेंट देने की, हाँ लेने के लिए किया जाएगा, ना लेने के उद्देश्य से नहीं किया जाता। अगला, ऑफर कंडीशनल भी हो सकता है और ऑफर नॉन कंडीशनल भी हो सकता है। पूछो कैसे? भाई कंडीशनल ऑफर, मैंने कहा अगर तुझे मेरी जमीन चाहिए तो अपना फार्म हाउस मेरे बेटे को किराए पे देना पड़ेगा। तो जमीन चाहिए क्या? ऑफर, और इस ऑफर में कंडीशन जोड़ दी कि अपना फार्म हाउस मेरे बेटे को देना पड़ेगा। और मैंने कहा मेरा फार्म हाउस खरीदेगा क्या? बस सिंपल। या मेरा खेत खरीदेगा? सिंपल। तो ये नॉन बिना कंडीशन का ऑफर है। तो ऑफर में भी कंडीशनल और नॉन कंडीशनल। अगर कंडीशनल ऑफर है तो आपको कंडीशन एक्सेप्ट करना पड़ेगी, तो ये ऑफर एक्सेप्ट कर सकते हो। और अगर कंडीशन रिजेक्ट कर दी तो ऑफर भी रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर नॉन कंडीशनल या अनकंडीशनल ऑफर है तो कोई कंडीशन है नहीं, बस जो ऑफर आया उसको एक्सेप्ट कर लो या रिजेक्ट कर लो, जो करना है वो कर लो। चलो, ऑफर में ऐसी कोई टर्म नहीं होनी चाहिए कि जिसका नॉन फुलफिलमेंट वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। नॉन कंप्लायंस यानी नॉन फुलफिलमेंट। राजीव ने अपना डिजिटल कैमरा बेचने का ऑफर रघु को दिया और ऑफर 7 दिन तक ओपन रखा कि 7 दिन तक ये ऑफर ओपन है, 7 दिन में अगर जवाब नहीं दिया तो मैं समझूंगा कि तूने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है।
तो अगर आप कुछ न करो तो ऑटोमेटिकली वो एक्सेप्टेंस के बराबर होगा। इस तरह की कोई भी टर्म यानी शर्त ऑफर में नहीं होनी चाहिए। मतलब कुछ ना बोलो तो ना मानी जाएगी, कुछ ना बोलो तो ना मानी जाएगी, ये तो हो सकता है, पर कुछ ना बोलो तो हाँ मान ली जाएगी, ये वाला ऑफर नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में जब आप सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल करते हो, वहां पर हम ये मान के चलते हैं कि अगर तूने 3 दिन में गुड्स वापस नहीं भिजवाए तो मैं समझ जाऊंगा कि तूने गुड्स अप्रूव कर लिए और ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है और तूने पसंद कर लिए गुड्स। तो वो सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल जो सोगा का है वो स्पेशल लॉ है, स्पेशल लॉ प्रिवेल्स ओवर जनरल लॉ, तो वो इसका एक्सेप्शन है। अदरवाइज ऑफर मस्ट नॉट कंटेन टर्म्स द नॉन कंप्लायंस ऑफ व्हिच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। देखो लगे हाथ बता देना एक्सेप्शन, है ना। इस पॉइंट पे ये बात सिर्फ अपन कर रहे पूरे इंडिया में इस समय, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल इसका एक्सेप्शन है, पक्का एकदम शार्प। अब डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक ऑफर एंड जनरल ऑफर कर चुके पहले अपन बात, इससे भी डिफरेंस बिटवीन आपको खुद से करना है। हाँ, ये केस देख लो एक बार, बोल्टन वर्सेस जोन्स। ये है क्या वो बोल्टन वर्सेस जोन्स बम्पर हॉल पेन वाला? नहीं, ये वो ब्रोकलहर्स्ट वाला है, बोल्टन और ब्रोकलहर्स्ट वाला। तो मैंने ऑफर दिया है मान लो ब्रोकलहर्स्ट को, वो ब्रोकलहर्स्ट अपना पूरा बिजनेस किसको बेच चुका है? बोल्टन को। तो अब बोल्टन ने कहा कि ठीक है ना, एक तरीके से इन्हें हमको ऑफर दिया, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया। बाद में मैंने कहा कि भाई मैंने माल मंगा लिया, अब मेरे को ब्रोकलहर्स्ट से पैसे लेना। समझ में आया? केस नहीं आया अभी तक, याद आ गया ना? मेरे को क्या लेना है? ब्रोकलहर्स्ट से पैसा लेना है। तो मैंने कहा उसमें से सेट ऑफ हो गए। तो बोल्टन ने कहा भैया वो ब्रोकलहर्स्ट तो गया, ये माल तो हमने बेचा है। तो हमने कहा फिर तुमने एक्सेप्ट क्यों किया? अगर मैंने ब्रोकलहर्स्ट को ऑफर दिया था और मेरे को उससे पैसा लेना बनता था, इसलिए मैंने उसको ऑफर दिया था कि माल बेच दे, अपना सेट ऑफ हो जाएगा। पर अब तुमने एक्सेप्ट कर लिया, उसकी जगह तुम धंधा खरीद चुके हो, पूरा बिजनेस तुम खरीद चुके हो। तो बोले अब जो भी हो हमको पैसा दो। बोले अब तेरे को पैसा नहीं दूंगा मैं। ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं अपने बीच में। क्यों? क्योंकि ऑफर जिसको दिया है एक्सेप्टेंस भी वही करेगा, स्पेसिफिक ऑफर है। अगर कोई और एक्सेप्ट कर रहा है तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। इसलिए बोल्टन का एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं, इसलिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं, इसलिए एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ भी नहीं है। और जोन्स पैसा, वो जो भी माल है वो खा जाएगा तो भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल में क्या हुआ था? इसमें दो बातें हैं, इसको एक्सेप्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लेना और ऑफर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। देखो जो भी हमारा ये स्मोक बॉल यूज करेगा उसको इन्फ्लुएंजा यानी कि फ्लू नहीं होगा, और उसके लिए हमने पेपर में एडवर्टीजमेंट भी दिया बराबर, और 100 पाउंड अलग से निकाल के रख भी दिए हैं अलायंस बैंक में, याद आ रहा है? ठीक। अब मजे की बात ये है कि ये इन्विटेशन टू ऑफर है या ऑफर है? बोले जनरल ऑफर है, क्योंकि फाइनल विलिंगनेस टू बी बाउंड इफ एक्सेप्टेड नजर आ रही है इसमें, फाइनल विलिंगनेस टू बी बाउंड इफ एक्सेप्टेड नजर आ रही है। एक बात तो बाद में जब कार्लिल ने मिस कार्लिल ने उसको यूज किया, मिसेस कार्लिल ने, उसके बाद भी उनको इन्फ्लुएंजा हो गया, तो उन्होंने केस कर दिया कि मेरे को 100 पाउंड दो, मेरे को तो रिवॉर्ड चाहिए 100 पाउंड का। तो उन्होंने कहा हमने आपको ऑफर नहीं दिया। तो बोले ऑफर ही जनरल ऑफर है, ऑफर दिया। बोले चलो ऑफर दिया, मान लिया, चलो ये वाली बात तो कट गई हमारी, ऑफर दिया चलो मान लिया, पर आपने एक्सेप्टेंस कहा दिया। तो बोले डायरेक्शंस के हिसाब से जो एक्सेप्ट मैंने यूज किया है, एक तरीके से बाय कंडक्ट मेरा इंप्लाइड एक्सेप्टेंस है, इसलिए एक्सेप्टेंस भी है। तो वैलिड ऑफर भी है और वैलिड एक्सेप्टेंस भी है, मतलब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी है। और अब आपको मेरे को 100 पाउंड देने ही पड़ेंगे। गुड गर्ल सोप कंपनी वर्सेस मिस राखी वाला केस एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन बना के, सेम कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल पे बेस्ड है, पढ़ा हुआ है हमने। बोलो हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ऑफर इनविटेशन टू ऑफर में डिफरेंस कर चुके हैं हम लोग, जानते हैं क्या है ये। इस पेज पे तो सब कुछ यही है। अरे वाह यार, बस यहीं तक करेंगे, यहीं तक करेंगे। 9:30 कर लेते हैं आज, कल अपन 10-11 कर लेंगे। अच्छा हो जाएगा नहीं तो। स्टैंडिंग ऑफर और क्रॉस ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर मतलब वो ऑफर जो हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए देते हैं और उतने समय तक आप जब चाहे तब एक्सेप्ट कर सकते हो, लेकिन एक बार वो समय निकल गया तो उसके बाद वो ऑफर अपने आप लैप्स हो जाता है और अब आप उसको एक्सेप्ट नहीं। एन ऑफर विच रिमेन्स वैलिड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज स्टैंडिंग ऑफर, कंटिन्यूइंग ऑफर या ओपन ऑफर, 3 नाम है इसके। कान्हा अग्रवाल प्रणाम बेटा, गॉड ब्लेस यू। चलो क्रॉस ऑफर, जब दो लोग अनजाने में एक दूसरे को बिल्कुल सेम टू सेम ऑफर दे देते हैं तो उनमें से एक को क्या करना पड़ता है? अपना ऑफर लैप्स क्या करके सामने वाले के ऑफर का एक्सेप्टेंस कर लो। तो ऑटोमेटिकली मैंने जो ऑफर दिया उसका मैंने लैप्स कर लिया, सामने वाले के ऑफर को वैलिड मान के एक्सेप्टेंस है। तो एक्सेप्टेंस करने से तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, लेकिन हम दोनों सेम चीज तो सोच रहे हैं, आइडेंटिकल एकदम, तो बन गया ना कॉन्ट्रैक्ट? बोले नहीं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट अपने आप नहीं बनता जब तक कि आप अपना ऑफर लैप्स करके सामने वाले के ऑफर का एक्सेप्ट। तो क्रॉस ऑफर से कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। कॉन्ट्रैक्ट जब भी बनेगा ऑफर के
एक्सेप्टेंस से बनेगा, ठीक। लेकिन जब दो लोग अनजाने में एक दूसरे को बिल्कुल आइडेंटिकल सेम टू सेम ऑफर दे देते हैं उसको बोलते हैं क्रॉस ऑफर। बोलो आया, तब थोड़ी क्रॉस ऑफर, तब वो कुछ दो अलग अलग नए ऑफर्स हैं, दो अलग अलग नए ऑफर्स हैं ऐसा। ये चित्र भी दिया है यहाँ पे। चलो अब काउंटर ऑफर से अपन कल करेंगे और फिर आगे एक्सेप्टेंस वाला यूनिट भी करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।